धूल में जन्मी एक पगडंडी जो आगे चलकर गुलजार बन गई। कभी कभी जिंदगी किसी शांत दोपहर में यूं खुलती है जैसे किसी पुरानी किताब के पन्नों के बीच दबा हुआ कोई सूखा गुलाब, हल्की सी खुशबू, थोड़ा सा रंग और बहुत सा इतिहास। गुलजार का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, एक सूखे गुलाब की तरह जो अपने रंगों को समय की उंगलियों से छुपाकर नहीं रखता, बल्कि हर पल खुलता जाता है, फैलता जाता है, महकता जाता है। उन रास्तों पर चलना जिन पर कभी एक बच्चा, जिसकी जेब में सपनों की खनक थी और कपड़े पर मामूली सी धूल, दौड़ता फिरता था, उन्हीं रास्तों से शुरू होती है यह कथा। कहते हैं हर शख्स की एक भाषा होती है और हर भाषा की एक खामोशी। गुलजार की खामोशी भी कई रंगों में बोलती है, कभी धुएं की तरह, कभी ओस की तरह, कभी परछाई की तरह। उन्हें पढ़ना मतलब किसी शाम को धीरे धीरे खुलते हुए जुगनुओं को देखना, जो देखते देखते आपकी उंगलियों पर आ बैठते हैं। उनकी जिंदगी का पहला रंग, विस्थापन की धूल। किसी सरहद का बनना जितना नक्शे पर आसान होता है, उतना ही लोगों के भीतर मुश्किल। गुलजार उस धूल के बेटे हैं जो बंटवारे की आंधी से उठी थी। पगडंडी के दोनों ओर खेत थे जिनमें हवा अटखेलिया करती थी। वही हवा एक रोज यह खबर भी लाई थी कि अब घर घर नहीं रहा, और बचपन के बरामदे की दरारों में जो हंसी जमा थी, उसे भी दूसरी जगह ले जाना है। एक बच्चा जिसकी उंगलियों ने अभी शब्दों को छूना भी शुरू नहीं किया था। वह सब देखता रहा, मानो दुनिया की पहली टूटती हुई चीज उसका अपना जन्मस्थान ही हो। वह समझ नहीं पाया होगा कि क्या गया, क्या मिला, पर उसे इतना पता था कि कुछ गहरा भीतर रख लिया गया है। वही गहराई बाद में उसके शब्द बने, उसके गीत बने, उसकी पूरी रूह का संगीत बनी। दूसरा रंग, चुप्पियों की तह में पलता हुआ एक लेखक। हर बच्चा बोलना माँ की आवाज से सीखता है, पर गुलजार ने सुना दुनिया की आवाजें। किसी के रोने की, किसी के घर छोड़ने की, किसी के लौट आने की, किसी के न लौटने की। वही आवाजें बाद में उनकी लिखावट में बुनी गई। पर यहाँ ध्यान रहे, वह आवाजें शोर नहीं थी। गुलजार शोर के लेखक कभी नहीं रहे। वे फुसफुसाहट के कवि हैं। जैसे कोई चांदनी अपने कंगन खनकाए बगैर उतर जाती है किसी खिड़की पर। कहते हैं हर अच्छे कवि के भीतर एक गहरा खालीपन होता है। गुलजार के भीतर भी एक खाली कमरा रहा, जिसकी खिड़कियां आधी खुली रहती थी। उस कमरे में हवा चलती थी, धीमी, मुलायम, और हर झोंका एक नया शब्द छोड़ जाता था। तीसरा रंग, रोजमर्रा से निकलती अद्भुतियों की कला। गुलजार की सबसे अनोखी बात यही है, उन्हें अद्भुत बनने के लिए अद्भुत चीजें नहीं चाहिए होती। वे चप्पल की आवाज से भी कविता लिख सकते हैं और धूप में सूखते हुए कपड़े से भी कहानी गढ़ सकते हैं। उनका कहना है, जिंदगी में जो चीजें सबसे पास होती हैं, उन्हीं में सबसे ज्यादा दूरी छुपी होती है। बच्चे के खिलौने से लेकर किसी बुजुर्ग की छड़ी तक, सब उनके शब्दों में किसी कथा की तरह लौट आते हैं। उनके शब्दों में एक पुरानी सुतली की गांठ है, जो खुले भी तो धीरे धीरे और बंधे भी तो बड़ी कोमलता से। चौथा रंग, गीतों का जन्म। गुलजार के गीतों पर बात करते समय हमेशा यह लगता है कि शब्द अपने घर-बार छोड़कर उनके पास रहने चले आए हों। उनकी लिखावट में एक अजीब सी घरेलूपन है, जैसे चूल्हे से उठती हल्की सी खुशबू या माँ के दुपट्टे का किनारा, जो अचानक चेहरे पर आ लगता है और आप मुस्करा देते हैं। जैसे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। यह पंक्ति सिर्फ गुलजार ही लिख सकते थे,
क्योंकि नाराजगी में भी मोहब्बत देखना और मोहब्बत में भी थोड़ा सा हिसाब रखना, यह उनकी दुनिया का तहजीबी अंदाज है। या फिर मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। यह कोई गीत नहीं, एक सांस है। सांस जो किसी पुराने प्यार की दराज में रखी रहती है। 5वां रंग, सूफियाना तर्ज। गुलजार की भाषा किसी सूफी की तरह चलती है। धीरे, दायरों में, गहराइयों में। वह अक्सर कहते हैं, जिंदगी को समझने के लिए इसे छूना नहीं, इसे महसूस करना पड़ता है। उनके शब्दों की चाल ऐसी है जैसे कोई मरियल सी बारिश किसी पुराने शहर की गली में उतरती हो। चमक नहीं देती, पर मिट्टी को नर्म जरूर कर देती है। उसी मिट्टी पर वे लिखते हैं, अक्सर, बार बार, बिना थके। 6ठा रंग, इंसान देखने की कला। गुलजार हर इंसान को एक छोटे से किस्से की तरह देख लेते हैं, जिसे कोई दूसरा देखे तो बस इंसान दिखाई दे, लेकिन उन्हें उस इंसान में उसका बचपन, उसकी थकान, उसकी आदतें, उसके सपने और उसके भीतर छुपे छोटे छोटे घाव, सब कुछ दिख जाता है। यही वजह है कि उनके हर पात्र में एक टूटन भी है और एक रोशनी भी, जैसे ज़रे में सूरज की झिलमिलाहट। 7वां रंग, भाषा की वह नमी जो सिर्फ गुलजार में है। उनके शब्द गीले होते हैं, तकनीकी नहीं, भारी नहीं, बस कोमल। कभी पत्ते की तह में छुपी हुई ओस, कभी शाम की सलवट, कभी हवा की अनबूझी चाल। उनकी वाक्य रचना में पानी की तरह का बहाव है, बिना अटकाव, बिना नाटकीयता, बिना बनावट। एक लेखक की खामोशियां जिनमें पूरी दुनिया बोलती है। कभी कभी जीवन अपनी सबसे गहरी बातें चुप रहकर कहता है। जो लिखा गया वह तो बस सतह है, असली लहरें तो उन शब्दों के नीचे चलती हैं, जहां लेखक अपने भीतर की दुनिया को धीरे धीरे खोलता है। गुलजार का सफर भी कुछ ऐसा ही है। उनका लिखा हुआ सबने पढ़ा, पर उनकी खामोशी बहुत कम लोगों ने सुनी। खामोशी जो किसी पुराने घर की सीढ़ियों पर जमी हुई धूल की तरह है। हाथ लगाओ तो उड़ती नहीं, बस एक हल्की सी परत उभर आती है, जो बताती है कि यहाँ से कोई गुजरता था, कभी बहुत धीरे धीरे, बहुत सोचता हुआ। गुलजार की खामोशियां उनकी सबसे सच्ची रचनाएं हैं। वही उनकी भाषा की आत्मा भी है। हर बच्चे के पास कुछ खिलौने होते हैं और कुछ ऐसी बातें जिन्हें वह किसी से कह नहीं पाता। गुलजार की जिंदगी में भी बहुत सी बातें थी, जो जुबान पर आने से पहले ही आंखों में ठहर जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपनी मिट्टी के रंग को पीछे छोड़ देना और नई जगह की मिट्टी को समझना, ये सब किसी बच्चे के लिए नदी पार करने जैसा था। नदी पार तो हो जाती है, पर किनारों की यादें नहीं जाती। उन्हीं यादों की परतों में एक लेखक का जन्म हुआ था, जो बड़े होने पर भी अपने भीतर के उस बच्चे को जिंदा रखता है, जो हर चीज में कहानी ढूंढ लेता है। वही बच्चा आगे चलकर उनके शब्दों के बीच छुप छुप कर खेलता रहा। कुछ लोग सामान देखते हैं, गुलजार उन सामानों में छुपी जिंदगियां देख लेते हैं। एक टूटी हुई कंघी, किसी की जल्दी का साक्षी, दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर, एक भूला हुआ वादा, कपड़े सुखाने वाली रस्सी, किसी की थकान से धुला हुआ दिन। उनके लिए हर वस्तु एक पात्र है। हर चीज किसी न किसी कहानी की आधी उभरी हुई मिट्टी है। इसीलिए उन्होंने कभी चीजें नहीं लिखी, हमेशा लोगों के बीच की दूरी लिखी।
कभी यह दूरी दो दिलों की थी, कभी दो शहरों की, कभी एक इंसान और उसके ही भीतर की। और जब बात लोगों की दूरी की आए तो उनके मशहूर गीत का हवाला खुद ब खुद आ जाता है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, नाराजगी भी दूरी है, और मान लेना भी। यह वह सूफियाना दृष्टि है जो उन्हें आम लेखकों से अलग करती है। वह इंसान को सिर्फ बाहर से नहीं देखते, उसके अंदर की धड़कनों की आवाज भी सुन लेते हैं। किसी लेखक की पहचान उसके शब्दों से नहीं होती, बल्कि उसकी भाषा की चाल से होती है। कुछ लेखक तेज चलते हैं, कुछ बहुत धीरे। गुलजार उस कबीले से हैं जो चलते नहीं, बस बहते हैं। उनका वाक्य किसी पहाड़ी झरने की तरह उतरता है, पहले सरसराता हुआ, फिर थोड़ा ठहरता, फिर दोबारा खुलकर बह निकलता। वे शब्दों को दबाते नहीं, उन्हें उनके स्वभाव के मुताबिक जाने देते हैं। एक शब्द अगर नर्म है तो वाक्य में भी वही नरमी रहती है। अगर किसी शब्द में मिट्टी की महक है तो पूरा वाक्य खेत की मेड़ बन जाता है। उनकी भाषा में कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ इतनी धीमी आहट की कभी लगता है कोई जुगनू अभी अभी उड़ा हो। गुलजार को पढ़ते हुए अक्सर लगता है कि रिश्ते दरअसल आवाजों का बगीचा है। कुछ आवाजें बहुत करीब होती हैं, माँ की पुकार, बाप की खंखार, बहन की खिलखिलाहट। कुछ आवाजें दूर से आती हैं, किसी पुराने दोस्त की हंसी, किसी अधूरे प्रेमी की आ, किसी टूटे सपने की सरसराहट। गुलजार ने रिश्तों को शोर नहीं बनाया, उन्हें हवा की तरह हल्का रखा, पर इतना असली कि किताब का पन्ना पलटते ही आपका अपना कोई रिश्ता आपके सामने आ खड़ा होता है। उनका गीत मेरा कुछ सामान दरअसल चीजों की बात नहीं है, यह उन आवाजों की बात है जो हमारे भीतर जमा रहती हैं, कभी लौटकर नहीं आती, पर कभी जाती भी नहीं। दर्द अगर सिर्फ दर्द हो तो आदमी टूट जाता है। गुलजार की खासियत यह है कि वे दर्द की तह में भी एक रोशनी ढूंढ लेते हैं। उनकी लिखावट में दुख है, लेकिन कड़वाहट नहीं। उनके शब्द भिगोते हैं, घाव नहीं करते। वे कहते हैं, दुख का स्वाद मीठा भी होता है अगर उसमें उम्मीद की थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए। उनकी रचनाओं में दुख और उम्मीद दोनों साथ चलते हैं, जैसे रात और तारे। रात भले ही अंधेरी हो, पर उसके सिर पर तारों की चादर बिछी रहती है। गुलजार समय को घड़ी की सुइयों से नहीं मापते, वे इसे लोगों की बदलती आंखों से मापते हैं। समय उनके यहाँ वर्षों में नहीं, बल्कि फासले में बदलता है। दो लोगों के बीच कितना बदल गया, यह सालों से ज्यादा सच बताता है। उनकी यादें भी अजीब हैं, साफ नहीं, धुंधली भी नहीं, बस जैसे किसी खिड़की पर हल्की सी सांस की भाप जम जाती है। यादें जो कभी पूरी दिखाई देती हैं तो कभी आधी मोड़ पर खो जाती हैं। उनकी कविताओं में समय एक पुराना कथाकार है जो मुंह से कुछ नहीं कहता, लेकिन आस्तीन में पूरा इतिहास लिए चलता है। हर कलाकार के भीतर एक गहरा अकेलापन होता है, लेकिन गुलजार का अकेलापन किसी पुरानी खटिया की तरह है जो आवाज नहीं करती, बस थकान को थोड़ा सा आराम दे देती है। वे अकेलेपन को बीमारी नहीं मानते, उसे एक कोना मानते हैं जहां इंसान अपने आप से मिल सकता है। उनकी लिखावट में यह कोना बार बार आता है।
कभी किसी बूढ़े आदमी के बरामदे में, कभी किसी औरत की आंखों की लकीरों में, कभी किसी लड़के के सपनों में। अकेलापन उनके यहाँ दुख नहीं, एक अभ्यास है, खुद को समझने का अभ्यास। गुलजार की मिट्टी में सूफियाना रस है। उनकी सोच में मैं और तू अलग अलग नहीं, एक ही धागे के दो सिरों की तरह हैं। वे मोहब्बत को पूजा नहीं बनाते, पर उसे साधारण भी नहीं होने देते। मोहब्बत उनके यहाँ एक पनघट की तरह है, जहाँ हर कोई अपनी प्यास लेकर आता है और अपना चेहरा लेकर जाता है। उनके शब्दों में एक तसल्ली है, जैसे कोई हाथ अपने आप आपके कंधे पर आ टिके। गुलजार की महानता उनके काम में नहीं, उनके देखने के तरीके में है। वही तरीका इस अध्याय की आत्मा भी है। उनका बचपन, मिट्टी की हल्की धूल, उनकी खामोशियां, गहरे कुएं की शांत सतह, उनकी भाषा, पानी की चाल, उनके रिश्ते, आवाजों का बगीचा, उनका दर्द, रोशनी की तह, उनका समय, लोगों के फासलों की कहानी, उनका अकेलापन, कोमल शरण, उनका सूफियाना मन, प्रेम की गहराई। किसी भी लेखक की यात्रा अचानक नहीं शुरू होती। पहले जीवन धीरे धीरे अंदर उतरता है, फिर वहीं कहीं किसी शांत कोने में एक हल्की सी टिमटिमाहट जन्म लेती है, जैसे अंधेरी अलमारी में रखा पुराना दिया अपने आप थोड़ी सी लौ पकड़ ले। गुलजार के भीतर भी यह लौ बहुत समय पहले जल चुकी थी, तब जब उन्हें खुद पता भी नहीं था कि उनके भीतर शब्द नाम का कोई संसार पल रहा है। उनका लिखना किसी स्कूल की कॉपी में शुरू नहीं हुआ, किसी कहानी की किताब पढ़ते हुए नहीं शुरू हुआ, बल्कि जिंदगी के गुप्त कोनों से शुरू हुआ, जहां लोग अपनी आधी अधूरी बातें रोजमर्रा की चीजों के साथ रख जाते हैं। बहुत से लोग दुनिया को देखते हैं, पर गुलजार दुनिया को घटते हुए देखते थे। किसी पेड़ की छाया में कैसे दोपहर का ताप धीरे धीरे उतरता है, किसी औरत की चूड़ी की खनक में कैसे उसकी थकान छिप जाती है, किसी आदमी की जेब में कैसे पुरानी रसीदें उसकी उम्र बता देती हैं। ये सब बातें उनके भीतर बहुत छोटी उम्र से ही घर बनाने लगी थी। वह दूसरों की तरह चीजों को नहीं देखते थे, उनके पीछे की बातों को देखते थे। एक टूटी हुई चारपाई पर कोई बैठा था, तो लोगों ने बस वह चारपाई देखी। गुलजार ने उस आदमी के कंधों की ढलान में छुपी थकान देखी। यह वही नजर है जिसने आगे चलकर उनकी लिखावट को एक अलग ही आकाश दे दिया। कुछ लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भाषा से मतलब निकालते हैं और कुछ भाषा से रिश्ता बनाते हैं। गुलजार तीसरी जाति के हैं। उनका शब्दों से संबंध किसी अनुष्ठान जैसा है, न कोई शोर, न कोई जोर, बस एक शांत आदर। वे शब्द को छूते नहीं, हल्के हाथों से टटोलते हैं, जैसे कोई किताब से गिरा हुआ पुराना पत्ता हथेली पर रखकर देखता है कि वह किस मौसम की याद है। उनके लिए हर शब्द किसी इंसान का नाम है, हर अक्षर की एक आवाज है, हर वाक्य की एक चाल है। इसीलिए वे कहते भी हैं, शब्द अगर इससे बढ़ते जाए तो अपनी महक खुद ले आते हैं। लिखना अक्सर तब जन्म लेता है जब जीवन किसी कोने में आकर आपको हल्का सा धक्का देता है। गुलजार के भीतर भी कुछ धक्के थे। बचपन की बदलती जमीन, लोगों की आवाजें,
घर का अधूरापन और दुनिया का वह रूप जो बच्चों की आंखों को समझ नहीं आता। ये सब बातें उनकी हथेलियों में जमा होती गईं। धीरे धीरे, पत्थर की तरह नहीं, धूल की तरह, इतनी महीन कि आप चाहे न चाहें आपके शब्दों में मिल ही जाएंगी। किसी मोड़ पर जाकर उन धूल के कणों ने कविता बनने का रास्ता खोज लिया। कविता कभी कभी कोई नई चीज नहीं होती, वह बस हमारे पुराने घावों का हल्का सा मरहम होती है। हर लेखक के जीवन में एक पल आता है जब उसे लगता है अब मुझे लिखना है, चाहे जैसा भी लिखूं, पर लिखना जरूरी है। गुलजार यह पल किसी साहब की नौकरी छोड़ते हुए नहीं पाए। यह पल उनके भीतर तब आया जब उन्होंने पहली बार अपने आसपास की दुनिया को एक कहानी की तरह महसूस किया। एक आदमी सड़क किनारे बीड़ी पी रहा था। लोगों ने उसे देखा और आगे बढ़ गए। गुलजार वहीं थोड़ी देर ठहरे। उन्होंने उसकी गिरफ्त में आए दुखों को देखा, वे दुख जो धुएं के साथ उसकी आंखों से बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे ही अनगिनत दृश्य धीरे धीरे कहानी बनते गए। एक लेखक का जन्म किसी बड़े अवसर से नहीं होता, छोटे छोटे पलों की चुप्पी से होता है। गुलजार की भाषा किसी एक मौसम की नहीं है। कभी वह बरसात की तरह नर्म, कभी सर्दी की धूप की तरह गुनगुनी, कभी गर्मियों की लू की तरह सूखी और कभी पतझड़ के पत्तों की तरह थोड़ी सी उदास। वे शब्दों में मौसम घोलते नहीं, उनकी रूह में मौसम होता है। इसीलिए जब वे लिखते हैं तो आपको लगता है कि वाक्य आपका हाथ पकड़कर कहीं दूर ले जा रहा है। उनकी भाषा में कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बनावट नहीं, बस एक ऐसी सादगी जिसे समझने के लिए आपको अपने भीतर थोड़ी जगह खाली करनी पड़ती है। गीत लिखना गुलजार के लिए शब्दों का काम नहीं था, भावनाओं का था। उनके गीत किसी धुन पर नहीं टिके, धुन उनके गीतों पर टिक गई। उदाहरण के लिए, तेरा दर्पण तेरा ही है। इस पंक्ति में आपकी अपनी परछाई तक आपको अपने से कुछ अलग लगने लगती है। या दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। यह गीत सिर्फ फुर्सत की बात नहीं, समय की उस धुन की बात है जो कभी लौटकर वैसे नहीं आती जैसे पहले थी। उनके शब्दों में एक पुरानी गलियों की महक है, जहां शामें धीरे उतरती हैं और लोग अपने घरों में थकान उतारकर कुछ सपने पहन लेते हैं। गुलजार ऐसे लेखक नहीं जो विचार लिखते हैं, वे पल लिखते हैं और उन पलों में छुपी अनकही चीजें। एक बच्चा पेंसिल चबा रहा है। कोई लेखक इसे साधारण मानकर आगे बढ़ जाता, लेकिन गुलजार उस चबाई हुई पेंसिल में उस बच्चे के बेचैन सपनों को देख लेते हैं। एक बूढ़ी औरत अपने जूड़े में गुलाब का फूल लगाती है। लोग इसे सजावट समझते हैं, वे इसे उसकी याद समझते हैं जो वह हर रोज अपने साथ रखती है। यही वह दृष्टि है जो एक लेखक को सिर्फ लेखक नहीं रहने देती, उसे एक दृष्टा बना देती है। गुलजार के लिए लिखना सिर्फ कला नहीं, एक साधना है जिसमें वे रोजमर्रा की चीजों से इंसान का चरित्र पढ़ते हैं। वे किताबों से नहीं, लोगों से सीखते हैं।
किसी चाय वाले के हाथ कैसे बर्तन पकड़ते हैं, किसी मेहनतकश का माथा कैसे पसीना पोंछता है, किसी कॉरिडोर से जाते हुए किसी लड़की के कदम कितनी जल्दी या धीमी चाल में है। यह सब उनके शब्दों का हिस्सा बनता है। उनकी दृष्टि वह दुर्लभ दृष्टि है जिसमें लेखक दुनिया को देखकर नहीं लिखता, दुनिया खुद उनके अंदर उतरकर शब्द बन जाती है। किसी लेखक के शब्द कभी सीधे बाहर नहीं आते, पहले वे भीतर प्रवेश करते हैं। वहां कोई पुराना दरवाजा खटखटाते हैं और जब भीतर की चुप्पी उन्हें अपनाती है तभी वे बाहर आते हैं। गुलजार के शब्द भी इसी यात्रा से गुजरते हैं। उनकी भाषा बाहर की दुनिया से शुरू होकर भीतर की दुनिया तक जाती है, जहां बचपन, दर्द, मोहब्बत, खामोशी और अकेलापन सब एक ही दिशा में बहने लगते हैं। और जब यह सब मिलकर शब्द बनते हैं तो वे किसी साधारण पंक्ति की तरह नहीं, एक अनुभव की तरह उतरते हैं। लेखक पैदा नहीं होता, धीरे धीरे बनता है। गुलजार के भीतर यह बनना बचपन के टूटे घरों से शुरू हुआ, रिश्तों की आवाजों से बढ़ा, चीजों में छुपी कहानियों ने इसे गहरा किया, भाषा की चाल ने इसे एक रूप दिया और समय ने इसे परिपक्व किया। यहां तक आकर अब गुलजार वह शख्स बन चुके थे जो दुनिया को लोगों की तरह नहीं, कहानी की तरह देखता है। गुलजार को अगर किसी एक चीज ने दुनिया से अलग खड़ा किया है तो वह है उनके गीतों की भाषा। यह भाषा किसी किताब से निकली हुई नहीं लगती, किसी कॉलेज के व्याकरण की देन नहीं लगती, बल्कि किसी मौसी की रसोई में उठती हल्की महक, किसी पुरानी लकड़ी पर हाथ फेरने से मिली गर्माहट, किसी मिट्टी के घर में सोई हुई दोपहरिया की तरह लगती है। उनके गीतों का असली बहाव शब्दों में कम, भावनाओं के बीच की खामोशियों में है, जहां गीत गाया नहीं जाता, महसूस होता है। गुलजार का गीत हमेशा एक साधारण चीज से शुरू होता है, एक कप चाय, एक बुझा हुआ दिया, एक देर से लौटी सांस, या किसी की उंगलियों पर जमी धूल से। और फिर धीरे धीरे वही साधारण चीज एक ऐसी रचना बन जाती है जिसे सुनकर लगता है, इस पंक्ति में तो मेरी अपनी जिंदगी छिपी है। कुछ गीत खिलखिलाते हैं, कुछ रोते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी पुराने घर की दीवारों में पड़ी दरारों की तरह एक शांत, थकी हुई नमी छोड़ते हैं। गुलजार के अधिकतर गीत इन्हीं दरारों से निकले हैं, वहां जहां लोग अपनी आधी बातें छोड़ देते हैं, कभी अनकही, कभी अधूरी। उनकी कविता खामोशी अक्सर बोलती नहीं, बस एक लंबी सांस लेती है, और यही लंबी सांस गीत बनकर बाहर आती है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये सिर्फ गीत नहीं, हमारी खुद की अधूरी शामों की दास्तान है, जिसे हम हर रोज अपने कामों के बोझ में कहीं रखकर भूल जाते हैं। गुलजार उन भूली हुई शामों को फिर से उठा लेते हैं, धीरे से झाड़ते हैं और गीत में पिरो देते हैं। बहुत से लोग गीत लिखते हैं, पर गुलजार अर्थ लिखते हैं। शब्द तो बाद में आते हैं, पहले कोई भाव आता है, जैसे किसी ने किसी को देखा, किसी ने किसी को खो दिया, किसी ने किसी को पा लिया, किसी चीज ने अचानक एक एहसास जगा दिया। ये भाव उनके भीतर गूंजते हैं,
धीरे धीरे घूमते हैं, और जब ये अपनी जगह बना लेते हैं तभी शब्द जन्म लेते हैं। उनका कहना है, शब्द तो भीड़ में भी मिल जाते हैं, अर्थ अकेले में आता है। इसलिए उनके गीत कभी भी सजावट नहीं लगते। उनमें अर्थ की वह गहराई होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गुलजार की दुनिया में औरत सिर्फ एक चरित्र नहीं है, वह एक आत्मा है। उनके गीतों में औरत कभी आहट बनकर आती है, कभी खुशबू बनकर, कभी धुंधला सा चेहरा बनकर, और कभी किसी दीवार से टिके इंतजार बनकर। उनके गीतों में औरत हमेशा सम्मान से लिखी जाती है, जैसे कोई अनमोल चीज जिसे उठाते समय हथेली को भी अपनी आवाज हल्की करनी पड़े। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। स्त्री का यह संवाद किसी शिकायत का नहीं है, एक मधुर स्मृति का है। यह एक ऐसा गीत है जिसमें औरत की गरिमा, उसकी कोमलता और उसकी याद रखने की फितरत पूरी चमक के साथ दिखाई देती है। यह गीत हमें सिखाता है कि मोहब्बत कभी बहस नहीं करती, वह बस थोड़ी जगह मांगती है, इतनी सी कि यादें टकराए बिना रखी जा सकें। गुलजार का गीत हमेशा दो लिमिटों के बीच चलता है, एक मैं और एक तू। इन दोनों के बीच एक महीन सी डोर रहती है जो गीत के बहाव में हिलती रहती है। उनके गीतों में प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से उतरता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। यह पंक्ति दो लोगों के बीच की उस दूरी को अभिव्यक्त करती है जो प्रेम में भी होती है और प्रेम के बावजूद भी। गुलजार प्रेम में मालिकाना हक नहीं रखते। उनके प्रेम में खुली खिड़कियां हैं, अधूरे वाक्य हैं और एक ऐसी नमी है जिसमें दोनों की रूहें अपना चेहरा देख लेती हैं। उनके गीतों में सूफियाना रंग किसी धर्म से नहीं आता, दृष्टि से आता है, जिसमें जीवन एक त्रिपथ का है, मैं, तू और हमारे बीच की हवा। उनके गीतों में लय किसी संगीतकार की दी हुई नहीं होती। लय खुद बखुद शब्दों के चलने से बनती है। कुछ पंक्तियां किसी छोटी सांस की तरह आती हैं, कुछ लंबी सांस की तरह, कुछ बीच में रुककर फिर आगे बढ़ती हैं। यही कारण है कि उनके गीतों में रिक्त स्थान बड़ा महत्व रखते हैं। उनकी पंक्तियों में शब्दों से ज्यादा उनके बीच का अंतराल बोलता है। जैसे कोई बुजुर्ग कहानी सुनाते सुनाते थोड़ी देर ठहर जाए और वह ठहराव खुद में पूरी कहानी कह दे। गुलजार के गीत इन्हीं ठहरावों के गीत हैं। गुलजार की प्रेम कहानियां कभी ऊंची आवाज में नहीं आती, वह हमेशा धीमे कदमों में उतरती हैं, जैसे कोई पुरानी बारिश की गंध कपड़ों से भीगकर निकल आती है। उनके प्रेम में शोर नहीं है, सिर्फ छुपी हुई आंखें हैं। उनके प्रेम गीत किसी पूर्ण प्रेम की बात नहीं करते, बल्कि प्रेम के अधूरे हिस्से की बात करते हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। यह गीत प्रेम की सबसे सुंदर बात कहता है कि प्रेम ज्यादा तब होता है जब प्रेम कम कहा जाता है। गुलजार का प्रेम आवाज नहीं बनता, हवा बनकर चलता है, अनदेखा पर महसूस योग्य। गुलजार जीवन को समझाते नहीं, उसे खोलते हैं।
वह जीवन के बारे में किसी बुजुर्ग की तरह ज्ञान नहीं देते, बल्कि किसी दोस्त की तरह कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोलते हैं। उनके गीतों में जीवन सख्त नहीं, नरम है, टूटन भी है, पर टूटन की मरम्मत भी है, थकान भी है, पर उसके बाद की ठंडी हवा भी। उनके गीत किसी संघर्षशील आदमी की पीठ पर हल्का सा थपका देते हैं, जैसे कह रहे हों, चलो थोड़ा और चल लेते हैं। गुलजार के गीत स्मृतियों का भंडार है। उनमें समय चलता नहीं, रुक जाता है। आप कभी भी उनके किसी पुराने गीत को सुन लेते हैं तो वह आपके भीतर वही पुरानी सीढ़ियां खोल देता है जहां आप बरसों पहले उतरे थे। उनके गीतों में स्मृतियां धुंधली नहीं, नर्म होती हैं, जैसे पुराने सालों की कपड़ों में हल्की हवा की गंध रह जाती है। उनकी लेखन शैली का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, वे बहुत थोड़ा कहते हैं और बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं। उनके गीत कहानी अधूरी नहीं छोड़ते, समझने की जगह छोड़ते हैं, और यही जगह श्रोता के भीतर उसकी अपनी कहानी से भर जाती है। इसीलिए गुलजार के गीत कभी पुराने नहीं होते। हर बार आपकी जिंदगी के नए मौसम के हिसाब से अपना अर्थ बदल लेते हैं। गीत पेड़ की तरह होते हैं, जिनकी जड़ें गहराई में छुपी होती हैं और पत्ते हवा में झूमते रहते हैं। गुलजार का गीत जड़ भी है, पत्ता भी और हवा भी। उनके गीत जिंदगी को सजाते नहीं, जिंदगी से उठाते हैं और फिर धीरे से आपके दिल में रख देते हैं। कहानी कहना एक पुरानी आदत है, वह आदत जो इंसान की नसों में उतनी ही पुरानी है जितना चूल्हे की पहली आंच या किसी बच्चे की पहली मुस्कान। गुलजार की दुनिया में कहानी कोई घटना नहीं, एक महसूस है, कभी चुप, कभी आंसुओं में भीगी, कभी सपनों की मिट्टी से बनी, कभी जिंदगी के धूल भरे रास्तों से उठी हुई। वे कहानियां लिखते नहीं, उन्हें इकट्ठा करते हैं, जैसे कोई किसान बारिश में गिरे बीजों को एक एक करके चुनता है, समझता है कि कौन सा बीज किस फसल का होगा। उनकी कहानियों का बीज हमेशा इंसान होता है, सीधी सी बात, बिना कोई दिखावा, और यही सीधी बात उनकी कहानियों को जिंदा बना देती है। गुलजार की कहानियों में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ी महक होती है इंसान की। कभी वे किसी सफाई कर्मचारी की जेब में रखे पुराने सिक्के में कहानी ढूंढ लेते हैं, कभी किसी बच्चे के चिल्लर में, कभी किसी बूढ़ी आंख के कोनों में, कभी किसी अधूरी दाढ़ी में, कभी किसी धुलते हुए रुमाल में। उनके लिए कहानी कभी भी भव्य नहीं होती, कहानी उस पल में होती है जब किसी की उंगली कांप जाती है या किसी का स्वर थोड़ा दब जाता है। वे कहते हैं, कहानी किस्सों से नहीं बनती, लोगों से बनती है। और सच यह है कि वे लोगों को किसी लेखक की तरह नहीं देखते, एक इंसान की तरह देखते हैं। गुलजार छोटी चीजों में जीवन का पूरा आकार देख लेते हैं, जैसे एक स्याही से भरी पुरानी दवात जिसके किनारों पर सूखे छींटे किसी लेखक की नींद बताती हैं, या एक टूटी हुई चप्पल
जिससे पहनने वाले की गरीबी नहीं, उसके सफर की थकान दिखाई देती है। या गली के मोड़ पर बैठी एक बिल्ली, जिसकी आंखों में किसी बच्चे की भूख और किसी वृद्ध की उदासी एक साथ चमकती है। यह दृष्टि सिर्फ कहानीकार की दृष्टि नहीं होती, यह रूह की दृष्टि होती है। ऐसे ही बिम्ब उनकी कहानियों में उतरते हैं और कहानी अपने आप जिंदा हो जाती है। अधिकतर लेखक कहानी लिखते समय पात्र गढ़ते हैं, पर गुलजार कोई पात्र नहीं गढ़ते, वे लोगों को लिखते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि किसी से मिलकर उन्होंने बस इतना महसूस किया, यह आदमी कुछ कहता हुआ सा लगता है, और वही कहती हुई चीज धीरे धीरे कहानी बन गई। उनके पात्र किसी काल्पनिक दुनिया के नहीं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। एक आदमी जो रोज 7 बजे चाय पीता है और चाय को थोड़ा ठंडा होने देता है, क्योंकि वह अपने दिन को धीमा शुरू करना चाहता है। एक महिला जो घर की सिलाई में हर टांके के साथ किसी पुराने दुख को टाकती है ताकि वह खुलकर बिखर न जाए। एक बच्चा जो झूठ बोलता है क्योंकि वह डरता है कि सच उसके घर का माहौल बदल देगा। ये पात्र कहानी में नहीं आते, कहानी को पैदा कर देते हैं। गुलजार की कहानियों का दुख किसी चीख की तरह नहीं आता, वह हमेशा धीमे धीमे रिसता है, जैसे किसी पुराने घड़े में एक महीन दरार हो। वह दुख दर्द नहीं देता, अंदर उतरता है। उनकी कहानियां दुख बताती नहीं, दुख की वजह बताती हैं, और यही वजह कहानी को गहरा कर देती है। उनका कहना है, दुख की असली ताकत उसके कारण में होती है। इसलिए उनकी कहानियां पढ़कर हम दुख से नहीं टूटते, उस दुख को समझ लेते हैं। उनकी भाषा न चमकदार है, न तीखी, वह कच्ची दीवार की तरह है, जिस पर उंगली फिराओ तो मिट्टी की हल्की सी नमी चिपक जाती है। गुलजार शब्दों में भावनाएं भरते नहीं, भावनाओं को शब्द देते हैं। उनकी सच्चाई कभी प्रहार नहीं करती, हमेशा सहलाती है। कभी सर्दी की धूप की तरह, कभी बरसात की महक की तरह, कभी किसी बरामदे में बैठी थकी हुई चुप्पी की तरह। इसीलिए उनकी कहानियां काफी सादगी से शुरू होती है, लेकिन भीतर एक गहरी गूंज छोड़ती है। रिश्ते अपने आप में कहानी है, लेकिन रिश्तों की बारीकियां वह असली कहानी है। गुलजार इन्हीं बारीकियों को पकड़ते हैं। जैसे जब कोई आदमी घर लौटते समय दरवाजे की कुंडी धीरे से उठाता है ताकि घर में किसी का सपना न टूटे। इस छोटी सी हरकत में पूरा व्यक्तित्व छुपा होता है। या जब कोई पत्नी अपने पति के कपड़े तह करते हुए कॉलर से लगी हल्की सी धूल उंगली से हटाती है, यह धूल उनके रिश्ते का पूरा थकान भरा मौसम बोल देती है। या जब कोई माँ अपने बेटे की बातों में उस आवाज का उतार चढ़ाव सुन लेती है जो बताता है कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। यह सब कहानी नहीं, कहानी की धड़कन है, और गुलजार इन्हीं धड़कनों को शब्द देते हैं। ज्यादातर लोग अपने भीतर
एक शांत जगह रखते हैं जहां वे अपने दुख रख देते हैं, अपनी हार, अपनी असमर्थताएं, अपने अधूरे सपने, अपने डर। गुलजार की कहानी सीधे उसी जगह उतरती है। कहानी जब खत्म होती है तो लगता है जैसे किसी ने उस शांत जगह पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। न दर्द खत्म होता है, न दुख उड़ जाता है, बस उसका वजन थोड़ा कम हो जाता है। यह कहानी की ताकत नहीं, कहानीकार की नियत होती है। उनकी कहानियों में विरह हमेशा मौजूद है, पर ऐसा जो जलाता नहीं, बस याद दिलाता है। विरह जो भीतर किसी पुराने गीत की तरह बजता है और जिसे सुनकर आंखें खुद ब खुद थोड़ी सी नर्म हो जाती हैं। विरह जो किसी के चले जाने में नहीं, किसी के लौट न पाने में है। और यह विरह उनकी हर कहानी के बीच किसी छाया की तरह चलता रहता है। गुलजार की कहानियां असाधारण की नहीं हैं, वे साधारण दुनिया का एक गहरा रहस्य खोलती हैं। जैसे हम रोज देखते हैं, कोई आदमी अपनी जेब टटोलता है सिर्फ एक चाबी निकालने के लिए, पर अक्सर उस टटोलने में पूरी जिंदगी की बातें छुपी होती हैं। कौन सा दरवाजा वह रोज खोलता है, कौन सा बंद करता है, और कौन सा कभी खोलना चाहता भी नहीं। उनकी कहानी इन्हीं सवालों के पीछे की चुप्पियों को सुनती है। गुलजार की कहानियां लीलाओं की तरह चलती हैं, धीरे धीरे उभरती हैं, फिर एक जगह ठहरती हैं और फिर किसी चेहरे के भाव में जाकर अपना अंत ढूंढ लेती हैं। कहानी चीजों में छुपी होती है, कहानी भावनाओं से बनती है। कहानी का दुख हमेशा धीमा होता है। कहानी शब्द नहीं, आंखों की नमी होती है। कहानी पात्र नहीं, लोग होते हैं। कहानी अंत में हमारी अपनी यादों से मिल जाती है। समय, स्मृतियां और वह आदमी जो सालों से अपने भीतर एक कमरा रोशन रखे हुए है। समय अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी कि इंसान उसके सामने छोटा पड़ जाता है, लेकिन इतनी नर्म कि कई बार एक हल्की सी सांस से भी वह बदल जाता है। गुलजार की रचनाओं में समय किसी घड़ी की टिक टिक जैसा नहीं चलता, वह नीम की परछाई की तरह चलता है, धीमे धीमे, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी बस एक लकीर की तरह जमीन पर उतरी हुई। उनके यहाँ समय रेत नहीं है जिसे मुट्ठी में पकड़ो तो उतर जाए। उनके यहाँ समय पानी है जो बहते हुए भी अपने भीतर बहुत सी चीजों को लेकर चलता है। और स्मृतियां, वे तो उस पानी की सतह पर तैरती पत्तियों की तरह हैं, जिन्हें कोई हवा हिलाती नहीं, वे खुद अपनी जगह बदलती रहती हैं। गुलजार के संबंध में समय हमेशा एक खुली खिड़की जैसा रहा। कभी हवा आती थी, कभी आहें, कभी स्मृतियों का रेला। वे समय को सिर्फ बीतता हुआ नहीं देखते, उसे समझते हैं। उनकी रचनाओं में समय एक बूढ़ा व्यक्ति है जो अपने अनुभवों का बोझ लेकर धीरे धीरे चलता है, पर कदमों में अजीब सी शांति है। वे कहते नहीं, पर महसूस करवाते हैं कि समय कभी दुश्मन नहीं होता, बस वह अपनी रफ्तार से चलता है। और इंसान अपनी उनके कई गीतों और कविताओं में समय से लड़ते हुए इंसान की बेचैनी दिखती है। पर समय का असली रूप हमेशा
एक शांत बूढ़ा आदमी ही रहा, जो चिलम के धुएं की तरह हमारी यादों में घुला रहता है। स्मृतियाँ किसी भी लेखक की पूंजी होती है, लेकिन गुलजार की स्मृतियाँ किसी गुल्लक में बंद सिक्के नहीं हैं। वह खुले में रखे ऐसे कागज हैं जो हवा में हल्के हल्के उड़ते रहते हैं। कभी कोई स्मृति उनकी कविता का पहला शब्द बन जाती है, कभी स्याही का आखिरी कतरा। उनकी स्मृतियाँ कोहरा नहीं, धूप की परछाइयाँ हैं। वे अपनी यादों को सजाते नहीं, उन्हें जैसे हैं वैसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ी धुंधली, थोड़ी साफ, थोड़ी टूटी, थोड़ी जुड़ी हुई। उन्हें यादों में सबसे ज्यादा प्यार उस अधूरेपन से है जिससे हमें से हर कोई गुजरता है। उनके लिए स्मृति किसी फोटो का कैद पल नहीं, उसके पीछे चली हुई सांस है जो आज भी कभी कभी गाल पर लग जाती है। गुलजार की दुनिया में बीता हुआ समय साफ कागज नहीं है, वह किसी पुरानी किताब के पन्ने की तरह है जो बंद भी हो तो उसकी खुशबू बाहर आ ही जाती है। उनकी रचनाओं में पुराने दिनों की वापसी कभी पूरी आवाज के साथ नहीं होती, बस किसी धीमे कदम की आहट की तरह होती है। जैसे किसी घर का पुराना दरवाजा अपने आप बंद हो जाए और उस आवाज से बचपन का कोई कमरा खुल जाए। गुलजार ने कई बार कहा है, बचपन कभी जाता नहीं, वह बस एक ऊंची शेल्फ पर चढ़ जाता है। उनकी लिखावट में यह शेल्फ बार बार उतर आता है, कभी किसी कविता में, कभी किसी संवाद में, कभी किसी बिंब में। गुलजार पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन पछताने के लिए नहीं, वे देखते हैं समझने के लिए। उनकी पीछे देखने की दृष्टि अलग है। वे बीते हुए को गाली नहीं देते, उसे संभाल कर रखते हैं। वे किसी पुराने धागे को इस्तेमाल नहीं करते, बस उसकी गांठ को देखते हैं कि किस परिस्थिति में किसने बांधी होगी। यही वजह है कि उनकी स्मृतियां कभी बोझ नहीं लगती। वे तो जैसे किसी घर के पुराने बक्से में रखी संदूकचियों की तरह हैं, जो खोली जाए तो भीतर मौसम की पुरानी गंध मिलती है। अकेलापन हर लेखक की रोटी है, पर गुलजार का अकेलापन किसी भारी कमरे की तरह नहीं है। वह एक छोटा सा कोना है जहां खिड़की आधी खुली रहती है और हवा में पुरानी यादें घूमती रहती हैं। उन्होंने कभी अकेलेपन से लड़ाई नहीं की, उसे अपनाया, क्योंकि अकेलापन ही वह जगह है जहां स्मृतियां अपना असली रूप दिखाती हैं। उनकी लिखावट में यह कमरा बार बार दिखाई देता है, कभी किसी बूढ़े आदमी के हाथों में, कभी किसी लड़की की आंखों में, कभी किसी अधूरी शाम के मौसम में। अकेलापन उनके लिए दुख नहीं, दर्पण है, जहां इंसान अपने सबसे सच्चे चेहरे से मिलता है। गुलजार का मन समय के साथ बदलता भी रहा है, और नहीं भी बदला इसलिए क्योंकि अनुभव बढ़े, नहीं बदला इसलिए क्योंकि संवेदनाएं कम नहीं हुई। उनका मन कभी खिलौने की तरह रंगीन रहा, कभी दवात में डूबी स्याही की तरह गहरा और शांत। उनके सबसे प्रिय गुणों में यह शामिल है कि उम्र के साथ उनकी संवेदनशीलता कम नहीं हुई,
और यही किसी लेखक की सबसे बड़ी पूंजी होती है। स्मृतियाँ कभी एक साथ नहीं आती, वे परतों में आती हैं। पहली परत चेहरे की, दूसरी आवाज की, तीसरी छुई हुई चीजों की, चौथी उन चीजों के पीछे के भाव की। गुलजार की लिखावट हमेशा तीसरी या चौथी परत में जाती है। वे सिर्फ चेहरा नहीं लिखते, चेहरे की झिलमिलाती थकान लिखते हैं। वे सिर्फ आवाज नहीं लिखते, आवाज के पीछे दबा डर लिखते हैं। वे सिर्फ स्पर्श नहीं लिखते, उसकी आहट लिखते हैं। इसीलिए उनकी स्मृतियाँ हमारी स्मृतियों जैसी सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वह तस्वीरों के पीछे का मौसम है। कई लेखक समय से लड़ते हैं, गुलजार समय से बात करते हैं। वे समय को कभी दोषी नहीं ठहराते। वे कहते हैं, समय हर किसी का अपना होता है। कभी वह नमी है, कभी सूखा, कभी धूप, कभी अंधेरा, पर उसके पास सबके लिए एक कहानी है। उनके गीतों में समय का यही संवाद बहुत बार दिखाई देता है। हर गीत समय से की गई किसी छोटी सी बातचीत की तरह होता है, जहां समय सुनता भी है और बोलता भी है। गुलजार की स्मृतियों में लोग कभी विदा नहीं होते, वे कहीं ना कहीं रह जाते हैं। किसी चिट्ठी के कोने में, किसी रुमाल की तह में, किसी टूटी बटन में, किसी पुराने बरामदे की धूल में, किसी डगमगाते कदम में, किसी चूल्हे की जली लकड़ी में। वे लोग तस्वीरों की तरह नहीं आते, वे रूह की तरह आते हैं, जहां उनके चेहरे की जगह, उनकी चाल, उनकी आवाज, उनकी थकान, उनकी हंसी, सब थोड़ा थोड़ा होकर यादों में घुल जाते हैं। गुलजार इन यादों में कभी खोते नहीं, उन्हें संभालते हैं। गुलजार का जीवन सिर्फ घटनाओं का नहीं, स्मृतियों का इतिहास है। समय उनके यहाँ एक चरित्र की तरह है। स्मृतियाँ हवा की तरह हल्की हैं। बीता हुआ कभी पूरी तरह नहीं जाता। अकेलापन उनका निजी कमरा है। संवेदनाएं उम्र के साथ बढ़ती हैं। यादें तस्वीरें नहीं, उनके पीछे के मौसम हैं। समय से वे लड़ते नहीं, उससे संवाद करते हैं। उनके भीतर लोग कभी विदा नहीं होते। और यही सब मिलकर गुलजार के शब्दों को वह गहराई देता है, जिसे पढ़कर हम अपने ही जीवन में एक नया अर्थ पा लेते हैं। मोहब्बत, यह शब्द जितना छोटा है, उसका रास्ता उतना ही लंबा। कई बार तो ऐसा लगता है कि यह शब्द किसी बारिश की पहली बूंद की तरह है, जो गिरे भी तो गिरती नहीं, हवा में ही कहीं अपना अर्थ छोड़ देती है। गुलजार की रचनाएं मोहब्बत को किसी बड़े जादू या नाटक की तरह नहीं देखती। उनके लिए मोहब्बत एक सांस है, एक आवाज है, एक चाल है, एक धड़कन का उतार चढ़ाव है। मोहब्बत उनके यहाँ किसी घोषणा का नाम नहीं, बल्कि एक खामोश अनुभव है, जिसे कहने से ज्यादा महसूस किया जाता है। इस अध्याय में हम मोहब्बत के उसी संसार में चलेंगे, जहां गुलजार ने अपनी कलम से अनगिनत मौसम बसा दिए हैं। गुलजार की दुनिया में मोहब्बत कभी केंद्र में नहीं आती, वह हमेशा किनारों पर रहती है।
वे प्रेम को कभी चेहरे पर नहीं लिखते, हमेशा आंखों के कोनों में छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रेम को शब्दों में उतारते हुए उसका आधा अर्थ खो जाता है, लेकिन आंखों की नमी उसे पूरा कर देती है। उनके गीतों में प्रेम हमेशा कंधे पर हल्का सा हाथ रखता है, जैसे कह रहा हो, कुछ कहना नहीं है, बस साथ चलना है। मोहब्बत उनके यहाँ कभी तेज नहीं, हमेशा धीमी चलती है, किसी शाम की रोशनी की तरह, जो आंगन में उतरती हुई धीरे धीरे फैल जाती है। प्रतीक्षा मोहब्बत की सबसे लंबी कविता है, और गुलजार प्रतीक्षा को इतनी गहराई से लिखते हैं कि लगता है जैसे किसी पुराने पेड़ पर शाम उतर रही है। उनकी लिखावट में इंतजार किसी बेचैनी का नाम नहीं, एक गुनगुना मौसम है। वे प्रतीक्षा को कठिन नहीं बनाते, उसमें एक सुंदरता जोड़ देते हैं, जैसे किसी रात को छत पर रखे खाली गिलास में ओस की पहली बूंद गिरती है, एक संकेत कि कोई आया नहीं, पर हवा कह रही है कि शायद आएगा। उनके प्रेम में प्रतीक्षा किसी लंबी सड़क नहीं, एक छोटी सी पगडंडी है, जो दिल के एक कोने से दूसरे तक जाती है। गुलजार प्रेम में दूरी को दुश्मन नहीं मानते। उनकी नजर में दूरी वह जगह है जहां प्रेम अपना असली आकार पाता है। वे कहते हैं, निकटता से ज्यादा दूरी का अर्थ गहरा होता है। उनके गीतों में दूरी कभी अकेलापन नहीं बनती, वह दो लोगों के बीच एक नरम पुल की तरह रहती है, जैसे किसी पुराने घर में दो लोग अलग अलग कमरों में बैठे हों, और फिर भी किसी हवा के झोंके से एक दूसरे की उपस्थिति महसूस कर लें। उनके प्रेम गीत अक्सर दूरी की ही बात करते हैं, पर एक ऐसी दूरी जिसमें दोनों के दिल साथ चलते हैं। गुलजार के प्रेम में सब कुछ पूरा नहीं होता, और यही उसकी सुंदरता है, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा सौंदर्य उसके अधूरे हिस्से में है। वे अधूरेपन को कमी नहीं मानते, जीवंतता मानते हैं। एक प्रेम जो पूरा हो जाए वह शायद स्मृति बन जाता है, लेकिन एक प्रेम जो थोड़ा अधूरा रह जाए वह जीवन बन जाता है। उनके कई गीतों और कविताओं में अधूरापन धूप की आखिरी किरण जैसा आता है, पूरी नहीं, पर दिल को छू लेने वाली। गुलजार प्रेम को किसी खास मौके की चीज नहीं मानते। उनके लिए प्रेम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में है। किसी का चाय हल्की पीना, किसी का पेंसिल चबाना, किसी का किताब में फूल दबाकर रखना, किसी का बालों में चुपचाप कंघी करना। इन सब में प्रेम की हल्की सी सहरन होती है। उनकी लिखावट में प्रेम किसी उत्सव का नाम नहीं, एक आदत है, और आते ही सबसे गहरी मोहब्बत होती है स्पर्श। लेकिन ऐसा नहीं जिसे हाथ से महसूस किया जाए। स्पर्श वह है जो बिना छुए भी दिल तक पहुंच जाए। गुलजार के प्रेम में स्पर्श कभी शरीर नहीं होता, हमेशा आंखें होती हैं, कभी आवाज होती है, कभी किसी के जाने के बाद बची हुई खुशबू होती है। उनकी लिखावट में स्पर्श इतना हल्का होता है कि शब्द भी उसे छूने से घबराते हैं, जैसे किसी रात
हवा का झोंका एक खिड़की को छूकर इतनी धीमी आवाज में गुजर जाए कि लगे किसी ने नाम लिया है। गुलजार की मोहब्बत हमेशा खामोशी के बहुत करीब चलती है। उनकी खामोशी कोरी नहीं, भारी नहीं, एक नर्म पर्दा है जिसके पीछे दो दिल धीमे धीमे अपनी बात कहते हैं। उनके कई गीतों में खामोशी ही मुख्य पात्र है। प्रेम उनके यहाँ बोला कम जाता है, महसूस ज्यादा होता है। कभी किसी पंक्ति में सिर्फ एक ठहराव अपनी पूरी कहानी कह देता है। खामोशी गुलजार के प्रेम का सबसे सुंदर पहलू। गुलजार की मोहब्बत अक्सर याद बन जाती है, और याद कभी भी साधारण नहीं होती। वे प्रेम को यादों की तरह जीते हैं, धीरे, नरम, अधूरा, पर पूरी तरह सच्चा। उनके लिए प्रेम और स्मृति दो अलग चीजें नहीं, दो पड़ोसी घर हैं जिनके बीच की दीवार बहुत पतली है। कभी स्मृति में प्रेम आ जाता है, कभी प्रेम में स्मृति, और दोनों ही एक दूसरे को चोट नहीं, सहलाहट देते हैं। गुलजार की मोहब्बत में एक सूफियाना विशेषता है। मोहब्बत में हमेशा तू पहले आता है। वे प्रेम को किसी पक्ष की तरह नहीं, एक समर्पण की तरह देखते हैं। उनके गीतों में मैं छोटा होता है और तू एक बड़ी छाया की तरह फैलता है। उनकी मोहब्बत किसी अधिकार से नहीं, किसी विनम्रता से जन्म लेती है। जैसे कोई कह रहा हो, तू ठीक है तो मैं भी ठीक रह लूंगा। यह प्रेम किसी माला का फूल नहीं, किसी नदी की गहराई है। गुलजार की लेखनी सिखाती है, प्रेम की शुरुआत आंखों के कोनों से होती है। प्रतीक्षा प्रेम की सबसे सुंदर कविता है। दूरी निकटता का एक और नाम है। अधूरापन प्रेम को जीवित रखता है। रोजमर्रा की आदतें प्रेम के सबसे गहरे ठिकाने हैं। स्पर्श हवा की तरह होना चाहिए, अनदेखा पर महसूस होने वाला। खामोशी प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। प्रेम और स्मृति एक ही धागे के दो छोर हैं। सूफियाना प्रेम तू से शुरू होकर मैं को मिटा देता है, और अंत में मोहब्बत कोई घटना नहीं होती, एक लंबा मौसम होती है जो दिल पर उतरकर अपनी छाया छोड़ जाती है। शहर, सड़कें और वह आदमी जो हर मोड़ पर एक कहानी छोड़ जाता है। किसी भी शहर का दिल उसकी सड़कों में धड़कता है। सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, वे यादों के बहाव की तरह होती हैं, जिन पर चलते हुए जीवन अपने ही कदमों की आवाज सुनता है। गुलजार की दुनिया में शहर कोई भूगोल की चीज नहीं, एक अनुभव है। उनके लिए शहर दीवारें नहीं, उन दीवारों पर पड़ी हल्की सी सीलन है। छतें नहीं, उन छतों पर रात को सोई हुई हवा है। चौक नहीं, उन चौकों से गुजरते लोगों की थकान है। वे शहर को भीतर से देखते हैं, जैसे शहर की आत्मा किसी पुराने बरगद के नीचे बैठी हो और धीरे धीरे अपनी कहानी सुना रही हो। इस अध्याय में हम उसी शहर में चलेंगे जहां गुलजार ने अपने अनेक गीतों, कहानियों और यादों की जड़ें रोपी। हर शहर की चाल अलग होती है। किसी शहर में लोग तेज चलते हैं, जैसे कहीं पहुंचना हो, और किसी शहर में
लोग धीरे चलते हैं, जैसे कहीं से लौट रहे हों। गुलजार के लिखे हुए शहर इन दोनों के बीच रहते हैं, न बहुत तेज न बहुत धीमे, बस एक ऐसी चाल जिसमें थकान भी छुपी है और उम्मीद भी। वे कहते हैं, शहर उसकी हवा से नहीं, उसके लोगों की चाल से पहचाना जाता है। उनकी नजर में शहर कहीं भी हो सकता है, बशर्ते वहां दर्द, खुशी, डर, पछतावा और थोड़ी सी मोहब्बत कुछ कुछ पड़ोसियों की तरह साथ रहती हों। गुलजार हमेशा बड़ी सड़कों की तरफ नहीं जाते। वे उन गलियों की तरफ जाते हैं जिन्हें लोग शहर का छोटा हिस्सा कहते हैं। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई इन्हीं छोटी गलियों में छुपी होती है। एक गली में कोई बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, दूसरी गली में कपड़े सूखकर हवा में नाच रहे हैं। किसी गली के मोड़ पर एक बूढ़ी औरत चश्मा साफ कर रही है। किसी और गली में एक बच्चा स्कूल जाने से पहले जूते की टूटती हुई लेस से परेशान है। इन छोटी छोटी कहानियों में ही गुलजार को शहर का असली चेहरा दिखता है। वे कहते हैं, गली शहर की धड़कन होती है और धड़कन कभी झूठ नहीं बोलती। हर शहर में कुछ मोड़ होते हैं। वे मोड़ किसी भूगोल के नक्शे में नहीं चिह्नित होते, वे तो दिल की गलियों में होते हैं। गुलजार के मोड़ कभी किसी पुराने दोस्त की याद दिला देते हैं, कभी किसी अधूरे प्रेम की, कभी किसी गीत की पहली पंक्ति इन्हीं मोड़ों पर जन्म लेती है। किसी मोड़ पर एक चाय वाला है जिसकी केतली में शहर की थकान उबलती है। किसी मोड़ पर एक लड़का है जो कॉलेज जाने से पहले अपनी माँ की आवाज में दिन की शुरुआत सुनता है। इन मोड़ों पर जीवन अचानक ठहर जाता है और यही ठहराव गुलजार के लेखन में उतर आता है। रातें हर शहर में एक जैसी लगती हैं, पर गुलजार के शहर में रातें अलग होती हैं। उनकी रातें अंधेरी नहीं, धुंधली होती हैं, जैसे किसी ने पर्दे से धीरे धीरे रोशनी खींच ली हो। रात में शहर की सड़कें इतनी शांत हो जाती हैं कि उनके कदमों की गूंज शहर से ज्यादा उनके भीतर सुनाई देती है। रात में कोई रिक्शा वाला धीमे धीमे चलता है, जैसे अपने विचारों के साथ चल रहा हो। किसी घर में एक बूढ़े आदमी का रेडियो बहुत धीमी आवाज में समाचार पढ़ रहा होता है। किसी खिड़की में एक लड़की पुरानी किताब पर सिर टिकाए सो गई है। इन रातों में शहर कहानी बन जाता है और कहानी गुलजार के लिए एक नर्म सी चादर। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, अंडरपास, पुल, बाजार सब होते हैं, लेकिन शहर की समझ इनसे नहीं आती। शहर की असली किताब उसके लोग हैं। गुलजार इन लोगों को किसी लेखक की तरह नहीं, किसी पुराने परिचित की तरह देखते हैं। एक आदमी जैब में उंगलियां डालकर किसी गली से गुजर रहा है। उसकी चाल में उसका अतीत झलकता है। एक औरत अपने बालों में तेल लगाती है। उसकी उंगलियों में जीवन की उदासी और उसकी मोहब्बत दोनों दिखते हैं। एक बच्चा
फुटपाथ पर दूध गिरा देता है और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में पूरी उम्र का डर उतर आता है। गुलजार इन्हीं चेहरों से कहानी बुनते हैं। वे हर आदमी को एक किताब मानते हैं जिसे पढ़ने के लिए शांत मन और नर्म आंखें चाहिए। शहर के ऊपर हमेशा थोड़ा सा धुआं होता है, कभी गाड़ियों का, कभी चूल्हों का, कभी थकान का, कभी निराशा का। गुलजार इस धुएं को प्रदूषण नहीं कहते, वे इसे शहर की धड़कन कहते हैं। धड़कन जो एक शहर को जीवित रखती है, भले ही वह थका हुआ हो, डरा हुआ हो या टूटा हुआ। उनके लिए शहर का धुआं दर्द का प्रतीक नहीं, जीवटता का प्रतीक है। धुआं बताता है कि शहर अभी भी सांस ले रहा है। हर शहर में कहीं ना कहीं थोड़ी सीलन होती है, दीवारों में, बिस्तरों में, पुराने दरवाजों की चौखट में। सीलन की यह गंध कई लोगों को पसंद नहीं, पर गुलजार इस सीलन में अपनी सबसे सुंदर कहानियां ढूंढ लेते हैं। उन्हें सीलन में शहर का अतीत मिलता है, कभी किसी दादी की स्मृति, कभी किसी अधूरी मोहब्बत की परछाई, कभी किसी भूले हुए वादे की गूंज। उनके लिए सीलन शहर के भीतर बसा एक कोना है, जहां जीवन धीरे धीरे फुसफुसाता है। गुलजार शहर से भागते नहीं, वे उसे अपने भीतर बसाते हैं, क्योंकि किसी शहर को छोड़ देना आसान है, पर यादों से उसे हटाना बहुत मुश्किल। उनकी लिखावट में शहर सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है, एक मौसम है, एक पल है जो कभी पीछे नहीं छूटता। वे हर शहर को उसकी चाल, उसकी हवा, उसके लोगों और उसकी छोटी सी थकान के साथ याद रखते हैं, और यही यादें उनके शब्दों में उतरकर शहर को एक जीवित पात्र बना देती हैं। गुलजार के शहर नक्शों में नहीं बसते, वे बसते हैं किसी बच्चे की रुलाई में, किसी माँ की पुकार में, किसी मजदूर की थकी चाल में, किसी अधूरी शाम की हवा में। उनके शहर में हर इंसान एक लंबा रास्ता है, जो कहीं ना कहीं किसी स्मृति से जुड़ा है। उनके लिए शहर लोगों का नहीं, लोगों की धड़कनों का होता है, और यही धड़कन उनकी लिखावट में कभी कविता बनती है, कभी कहानी, कभी गीत, कभी एक नरम सी सांस। शहर एक शब्द नहीं, एक संसार है। गुलजार सिखाते हैं, शहर लोगों की चाल से पहचाना जाता है। गलियां शहर की असली धड़कन होती हैं, मोड़ स्मृतियों के घर होते हैं, रातें शहर का सबसे नरम चेहरा दिखाती हैं, लोग शहर की सबसे पुरानी किताबें हैं, धुआं शहर की जीवटता है, सीलन उसकी छुपी हुई कहानियां। शहर जितना बाहर है उतना ही भीतर भी, और अंत में शहर कोई जगह नहीं, एक लंबा अनुभव है जो मन पर ठहरकर धीरे धीरे शब्द बन जाता है। बचपन की मिट्टी, पेंसिल की खुशबू और वह लड़का जो शब्दों से पहले खामोशियों को पढ़ता था। बचपन किसी पुरानी दरी की तरह होता है, जितना पुराना होता जाता है उतना ही उसकी बनावट में रंग गहरे उतरते जाते हैं, और जब उम्र की धूल उसके ऊपर हल्की हल्की जमती है
तब उसकी असली खुशबू आती है, वही जो हमें अचानक दिल के किसी कोने में ले जाती है। गुलजार का बचपन किसी बड़े कोलाहल या ऊंचे शोर का नहीं था। वह खेती की मिट्टी से भरी सुबहों का था, उड़ती धूल में भागते बच्चों का था, और शाम के वक्त गली के मोड़ पर बैठी हवा का था, जो हर दिन उसी नरमी से लौट आती थी। उनके बचपन में कोई बड़ा बिस्तर नहीं था जहां सपने आराम से फैल सकें, लेकिन एक छोटा सा दिल था जिसमें हर आवाज एक छोटी कविता बनकर बस जाती थी। गुलजार के लिए बचपन का पहला अध्याय शब्द नहीं, आवाजें थी। मिट्टी में चलने वाली चप्पलों की आवाज, किसी गाय की धीमी सी घंटी, बरामदे में पानी भरते घड़े की टनक, और किसी दूर जाती रेलगाड़ी की हिचकियां। ये सारी आवाजें उनके भीतर धीमे धीमे जमती रहीं, और शायद इन्हीं आवाजों ने उनके भीतर वह जगह बनाई जहां बाद में शब्द आकर बसे। वे खुद कभी कभी कहते भी हैं कि बच्चा पहले दुनिया को सुनता है, फिर देखता है, फिर समझता है, और सबसे आखिर में बोलता है। और गुलजार का बचपन यही क्रम था, पहले सुनना, फिर महसूस करना, फिर दुनिया को धीमे धीमे समझना। बचपन के दिनों में जमीन की मिट्टी हमेशा थोड़ा गीली होती है, और शायद दिल भी। गुलजार जिस मिट्टी में खेले, वह मिट्टी कहानियों के बीजों से भरी थी। जहां कहीं कोई बच्चा गिरता तो धरती उसकी चोट में अपनी नमी दे देती, जहां कोई बुजुर्ग चलता तो उसकी लाठी की ठक ठक किसी पुराने किस्से की शुरुआत बन जाती। इस मिट्टी में गुलजार ने सिर्फ खेला नहीं, इस मिट्टी ने उन्हें देखना सिखाया। मिट्टी बताती है कि चीजें कैसे टूटती हैं, कैसे जुड़ती हैं, कैसे बरसात में नरम होती हैं, और कैसे धूप में कठोर। शायद इसी वजह से उनकी लिखावट में मिट्टी की महक इतनी सच्ची है, क्योंकि वह बचपन की पहली शिक्षिका थी। हर बच्चे के पास एक पेंसिल होती ही है, पर गुलजार के लिए पेंसिल एक जादू की छड़ी थी। उस पेंसिल ने उन्हें पहला अक्षर नहीं, पहली रेखा सिखाई। रेखा जो किसी चीज को बांधती नहीं, बस उसके होने का हल्का सा संकेत देती है। वे कहानी लिखने से पहले रेखाएं खींचते थे, गलियों की, पेड़ों की, दरवाजों की, लोगों की चाल की, और उन आंखों की भी जिनमें पूरा संसार बस जाता है। पेंसिल की खुशबू आज भी उन्हें पुरानी गलियों की याद दिलाती है, क्योंकि बचपन में पेंसिल की लकड़ी नए नए सपनों की तरह महकती थी। बहुत लोग समझते हैं कि बच्चे सिर्फ खेल-तमाशा करते हैं, पर कुछ बच्चे खामोशियों को भी पढ़ते हैं। गुलजार ऐसे ही बच्चे थे। वे अपने आसपास लोगों की बातों से ज्यादा उनकी खामोशियों को समझते थे। कभी किसी माँ की थकी हुई आंखें, कभी किसी पिता की फीकी मुस्कान, कभी किसी दोस्त के फटे जूते, जो चुपचाप अपना दुख कहते थे। उनका बचपन शोरगुल में नहीं, उन अधूरी आवाजों में बसा, जो किसी दीवार से टकराकर वापस नहीं आती थी। और शायद यही उनके भीतर
एक शायर का जन्म था जो शब्दों के बीच छिपी खामोशी को पकड़ लेता है। हर बच्चे का स्कूल उसे कुछ न कुछ सिखाता है। गुलजार के स्कूल ने उन्हें किताबों से पहले लोगों को पढ़ना सिखाया। किसी शिक्षक की आंखों में कठोरता कम थी, थकान ज्यादा। किसी लड़के की नोटबुक अक्षरों से ज्यादा घर की गरीबी से भरी थी। किसी लड़की की मुस्कान चुपचाप यह बताती थी कि उसके पास किताबें कम हैं, पर सपने बहुत हैं। गुलजार ने इन सबको एक किताब की तरह पढ़ा और उस किताब के कोई पन्ने भी नहीं थे। उन्हें समझ आने लगा कि दुनिया अक्षरों में नहीं, दिलों में लिखी जाती है। गुलजार का घर कोई बड़ा हवेली जैसा नहीं था, पर उसकी दीवारें कहानी कहती थी। कभी किसी दीवार पर हल्की सी सीलन थी जो बरसात की याद दिलाती थी। किसी कोने में बहुत पुराने जूते रखे थे जो अपने अंदर अनगिनत यात्राओं की थकान लिए हुए थे। किसी चौखट में धूप का टुकड़ा हर सुबह थोड़ा सा खिसक कर आता और शाम तक लौट जाता। इन दीवारों और चौखटों ने गुलजार को घरों की भाषा सिखाई। उन्होंने समझा कि घर ईंट और लकड़ी से नहीं, जो लोग उसमें रहते हैं उनकी स्मृतियों से बनता है। हर बचपन में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ दूर हो जाते हैं, लेकिन स्मृतियों में उनकी आवाज कभी पुरानी नहीं होती। गुलजार के भी कुछ ऐसे दोस्त रहे जिनके साथ खेलना, भागना, पतंग उड़ाना, बारिश में भीगना उनके मन में आज भी एक मुलायम स्मृति की तरह दर्ज है। उनके कुछ दोस्त बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर जीवन की समझ में किसी साधु से कम भी नहीं। गुलजार ने उनके ठहाकों से हंसी का अर्थ सीखा, उनकी चुप्पियों से दुख की गहराई। दोस्तों ने उन्हें दुनिया नहीं, दुनिया के भीतर का मनुष्य दिखाया, और यही मनुष्य बाद में उनकी कहानियों में उतर आया। हर लेखक के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब शब्द अचानक एक खिड़की की तरह खुल जाते हैं। गुलजार के लिए यह पल किसी बड़ी किताब से नहीं आया, एक साधारण से वाक्य से आया। किसी बुजुर्ग ने किसी शाम धीमे धीमे कुछ कहा और उन शब्दों ने उनके दिल में एक हल्की सी खरोच डाल दी। उस खरोच से रोशनी भी आई और दर्द भी, और यहीं से उनके भीतर शब्दों का संसार धड़कने लगा। वे समझ गए कि शब्द किसी आवाज का नाम नहीं, किसी अनुभव का चेहरा है। समय बढ़ता गया और बचपन धीरे धीरे उधड़ने लगा। कपड़े के किसी पुराने टुकड़े की तरह उसकी धज्जियां यादों में रह गईं, पर उधड़ने के साथ साथ संवेदनाएं गहरी होती गई। गुलजार ने सीखा कि बड़ा होना सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं, दर्द और सच्चाइयों को समझना भी है। उन्होंने देखा लोग कैसे हंसते हंसते भीतर से टूट जाते हैं, कैसे गरीबी किसी आदमी को कठोर बना देती है, कैसे मोहब्बत
लड़ाई से नहीं, नमी से पैदा होती है। और कैसे दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी बचपन में लगती थी। इस उधड़ते बचपन ने उनके भीतर शायरी का वह बीज बोया जिसने बहुत बाद में एक विशाल वृक्ष का रूप लिया। बचपन में शब्दों से पहले आवाजें आती हैं। मिट्टी संवेदनाओं की पहली शिक्षिका होती है। पेंसिल दुनिया की रेखाएं खींचना सिखाती है। खामोशी बच्चों का पहला पाठ है। स्कूल में किताबों से पहले लोग पढ़े जाते हैं। घर की दीवारें कहानियों से भरी होती है। दोस्ती बचपन की सबसे सच्ची संपत्ति है। शब्द पहली बार दिल को छू कर आते हैं। उधड़ता बचपन संवेदनाओं को गहरा करता है। और अंत में बचपन कभी बीतता नहीं। वह सिर्फ उम्र के किसी कोने में धीमे से बैठ जाता है। और जब भी दिल थोड़ा थकता है, बचपन एक नरम हाथ की तरह पीठ पर रखकर कहता है, मैं यहीं हूं, बस तू थोड़ा सा मुस्कुरा ले। शब्दों की दराज, भावनाओं की स्याही और वह शायर जो हर पंक्ति से पहले एक आह भरता है। शब्द, यह छोटे छोटे लफ्ज किसी आदमी के भीतर कितनी बड़ी जगह घेर लेते हैं, यह बात शायद वही समझ सकता है जिसने इन्हें अपने दिल में कभी हल्के से बोझ की तरह महसूस किया हो। गुलजार के यहाँ शब्द कभी लिखे नहीं जाते, वे उतरते हैं। जैसे किसी खिड़की से धीरे धीरे धूप उतरती है और कमरे की हवा बदल देती है। उनके लिए शब्द किसी वाक्य का हिस्सा नहीं, किसी अनुभव का हिस्सा है। वे शब्दों को पकड़ते नहीं, उन्हें धीरे से अपने पास आने देते हैं। इस अध्याय में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां गुलजार शब्दों की सिलाई करते हैं, बिना धागे के, बिना सुई के, सिर्फ भावनाओं की स्याही से। शब्द जो कागज पर नहीं, दिल पर बनते हैं। किसी भी शायर का अपना एक संसार होता है, पर गुलजार का संसार शब्दों से पहले अनुभूतियों में बना है। वे किसी शब्द को कागज पर लिखने से पहले उसे दिल पर आजमाते हैं। जैसे कोई कारीगर सामान बनाने से पहले उसकी मिट्टी को छूकर देखता है कि वह कैसे गूंजती है। उनकी लिखावट में एक अद्भुत बात दिखाई देती है। उनके शब्द कभी भी भीड़ में नहीं होते। हर शब्द अपना एक कोना ढूंढकर वहां बैठ जाता है और उस कोने से अपनी पूरी दुनिया बना लेता है। वे शब्दों से कोई बड़ी इमारत नहीं बनाते, वे एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं जहां पाठक आकर थोड़ी देर बैठ सके और अपने भीतर की आवाज सुन सके। भावनाएं जिनकी स्याही का रंग बदलता रहता है। गुलजार की भावनाएं कभी एक रंग की नहीं रहीं। उनकी स्याही कभी नीली होती है, किसी शांत आसमान की तरह, कभी धूसर, किसी पुराने दुख की तरह, कभी हल्की पीली, किसी सुबह के धूप की तरह, कभी बिल्कुल बेरंग, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वे भावनाओं को किसी परिभाषा में नहीं बांधते। उनके यहाँ गम रोने का नाम नहीं, एक धीमी धीमी हवा का नाम है जो खिड़की से आती है और कागज के किसी कोने को हल्का सा उठा देती है। उनके यहाँ खुशी हंसने का नाम नहीं, किसी बच्ची के कानों के पीछे फंसे हुए बालों की तरह
नरम होती है। वे भावनाओं को कभी पूरी तरह नहीं कहते, क्योंकि भावनाएं कहने में नहीं, कहने के बाद जो चुप्पी आती है उसमें पूरी होती है। शब्दों की दराज, जहां हर लफ्ज की अपनी महक है। वे अक्सर कहते हैं, मेरे पास शब्दों की एक दराज है, उसमें बहुत सी आवाजें, बहुत सी खुशबुएं और कुछ पुराने दिन रखे हुए हैं। उनकी यह दराज किसी लकड़ी के फर्नीचर की नहीं, उनके दिल की बनी हुई है। इस दराज में कुछ शब्द बहुत पुराने हैं, जैसे कोहरे वाली सुबह, नरम धूप, आहट, नमी, गुजर, खड़खड़ी हुई हवा, धीमी चाय, कागज की गंध, पुराना बरामदा। इन शब्दों की अपनी सुनाई जाती खुशबू है। और गुलजार इन खुशबुओं को कभी अपनाते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी उनमें नए रंग भरते हैं। उनकी दराज किसी दुकान की तरह नहीं, किसी पुराने घर के अटारी की तरह है, जहां यादें धूल नहीं, सोना होती हैं। शब्द और खामोशी, दो पड़ोसी जो मिलकर कविता बनाते हैं। कहीं पढ़ा था कि शायरी शब्दों से नहीं, शब्दों के बीच की खामोशियों से बनती है। गुलजार इस बात को जीते हैं। उनकी हर पंक्ति में एक ऐसा ठहराव होता है जो पाठक को उस पंक्ति के पीछे की अनकही दुनिया में ले जाता है। वे कभी लंबे वाक्य नहीं लिखते। उनके वाक्य तितलियों की तरह होते हैं, हल्के, नरम और पल भर में दिल पर बैठ जाने वाले। और जब शब्द इतने हल्के हों तो खामोशी उनकी सबसे बड़ी साथी बन जाती है। उनकी कविताएं किसी गहरी सांस की तरह होती है, जहां हर विराम एक अर्थ बन जाता है। गुलजार की लिखावट में एक बहुत ही खास बात है। उनकी पंक्तियां कभी अचानक नहीं आती। हर पंक्ति उनके भीतर एक आ से होकर गुजरती है। आ जो दुख की नहीं, समझ की होती है। जैसे किसी आदमी ने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ जाना हो, और अब वह सब बता भी नहीं सकता, पर उसके शब्द उस अनुभव की छाया अपने भीतर लिए हुए होते हैं। उनकी शायरी किसी बूढ़े वटवृक्ष की तरह है, जिसके पत्तों में हवा बहुत धीरे धीरे गूंजती है। उनकी हर पंक्ति किसी गहरी अनुभूति के बाद जन्म लेती है। यानी शब्द कभी उनके हाथ से नहीं, उनके सीने से निकले हैं। आज के समय में बहुत लेखक तेज तेज लिखते हैं, जैसे कहानियां किसी दौड़ का हिस्सा हो, पर गुलजार लिखते नहीं, बहते हैं। उनके शब्द कभी भागते नहीं, धीमे धीमे चलते हैं। और यही धीमापन शब्दों में गहराई भर देता है। वे लिखते समय अपनी रचनाओं को काफी देर तक देखते रहते हैं, जैसे किसी आदमी के चेहरे पर कई दिनों तक धूप का असर देख रहे हों। उनके यहाँ रचना कोई काम नहीं, कोई साधना है। वे लिखने की गति अपने पाठक को नहीं दिखाते, सिर्फ उसका फल देते हैं। और इस फल में उनकी गति की शांति स्पष्ट दिखाई देती है। गुलजार
कभी शब्दों की भीड़ नहीं लगाते। वे कम शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। कुछ शब्द उनकी कलम से निकलकर किसी नदी की तरह बहते हैं, सीधे दिल में जाकर गिरते हुए। वे जानते हैं कि शब्द वक्त की तरह होते हैं, जितने कम हों उतने ज्यादा समझ आते हैं। उनकी लिखावट में हर शब्द अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। कोई शब्द व्यर्थ नहीं, नाकारा नहीं। हर शब्द अपनी जगह ठीक उसी तरह बैठा है, जैसे कोई पुर्जा घड़ी में बैठे। यही वजह है कि लोग उनकी किसी भी पंक्ति को सालों तक याद रखते हैं। शब्द कभी-कभी लेखक की नसों में चुभते हैं। गुलजार भी इस चुभन से अछूते नहीं। उन्होंने कई बार कहा है कि कुछ शब्द लिखते नहीं, उतरते हैं, और उतरते हुए दर्द देते हैं। उनके शब्दों में यह दर्द बहुत धीमा है, पर गहरा है। यह दर्द किसी घाव का नहीं, किसी समझ का है, किसी एहसास का है, किसी टूटन का है, जिसे वे छुपाते नहीं, पर पूरी नग्नता से दिखाते भी नहीं। उनके शब्द कभी रोते नहीं, पर आंसू उनकी परछाई में दिख जाते हैं। शायर और उसके शब्दों में एक रिश्ता होता है, बहुत गहरा, बहुत निजी। गुलजार ने यह रिश्ता सालों तक निभाया है। वे शब्दों पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना किसी अपने पर, और शब्द इतने वर्षों में उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ते। उनकी लिखावट में यह विश्वास स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने कभी शब्दों से झगड़ा नहीं किया। शब्द उनके मित्र भी हैं, उनकी यादें भी, उनके डर भी, उनकी राहत भी। उनके यहाँ शब्द किसी हथियार की तरह नहीं, किसी साथी की तरह आते हैं। शब्द वह जगह है जहां दिल अपनी थकान उतार देता है। गुलजार के शब्द कागज पर नहीं, दिल पर बनते हैं। भावनाएं उनकी स्याही हैं। उनकी दराज में हर शब्द की अपनी महक है। खामोशी शब्दों की सबसे बड़ी साथी है। हर पंक्ति से पहले एक आ जन्म लेती है। उनकी लिखने की गति गुनगुनी है, कम शब्दों में अधिक कहने की कला उनके लेखन की पहचान है। शब्दों में वह दर्द छुपा है जो उनके अनुभवों का परिणाम है। शब्दों पर उनका विश्वास वर्षों का साथ है। और अंत में शब्द किसी शायर के लिए सिर्फ साधन नहीं, एक घर होते हैं। वहीं दिल अपनी थकान उतार देता है, और वहीं वह नई यात्रा शुरू करता है। गुलजार जैसे शायर अपनी रचनाओं में किसी बड़े पर्वत की ऊंचाई नहीं दिखाते। वे किसी छोटे पत्ते की नसों में छुपा पूरा जंगल दिखा देते हैं। और यही उनकी लेखनी का सबसे बड़ा चमत्कार है।